तो हम लोगों ने ये भी देख लिया कि हम लोग जो है वो यही एक पाथ ऐसा है जहाँ की घुमाने पर डिस्टेंस में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो एक नई क्लास में आपका स्वागत है और आज हम लोग इंटरफेरेंस में जो YDSC सेटअप हम लोगों ने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का जो सेटअप देखा था उसी में आगे बढ़ते हुए थोड़ी सी चर्चा इसकी ओर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि एक्चुअल में यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को हम लोग किस तरह से बनाते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में, किस तरह से हम लोग दो कोहेरेंट सोर्सेज को जनरेट करते हैं, क्यों हम लोग दो नॉर्मल बल्ब का इस्तेमाल करके इंटरफेरेंस नहीं करा सकते हैं, क्या एक्चुअल में इसका रीज़न होता है। ये सारी बातें हम लोगों ने करी थी। आज उसी में आगे बढ़ते हैं। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में थोड़ी सी बातें और करेंगे, थोड़ी सी इसकी कैलकुलेशन पार्ट पे और फोकस करेंगे, थोड़े से इसके क्वेश्चंस देखेंगे और देखेंगे कि क्या क्या मॉडिफिकेशंस किए जाते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में। तो कल हम लोगों ने क्या बातें करी थी कि जब मैक्सिमा मिनिमा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में बनता है तो उसमें कंडीशंस क्या बनती हैं, कितनी दूरी पे मैक्सिमास बनते हैं, मैक्सिमास की कंडीशन क्या होती है, y इज इक्वल टू एन लैम्डा डी बाई डी। ये होती है हमारी मैक्सिमास की कंडीशन, है ना। इन वाई पर, यानी पहले 0 पर, फिर लैम्डा डी बाई डी पर, कहाँ से, जो हमारा जो स्क्रीन थी उसमें जो मिड पॉइंट है वहां से हम लोग y इज इक्वल टू 0 लेते हैं और वहां से y को नापना शुरू करते हैं ऊपर और नीचे की तरफ। फिर उसके बाद y इज इक्वल टू n प्लस हाफ लैम्डा डी बाई डी। ये किसके लिए बना था, मिनिमा के लिए कंडीशन बनी थी, ठीक है। फिर हम लोगों ने बोला था कि इसके बीच में दो कंसेक्यूटिव मैक्सिमास या दो कंसेक्यूटिव मिनिमास के बीच की जो डिस्टेंस होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रिंज विड्थ। क्या बोलते हैं, फ्रिंज विड्थ। इसको हम लोग बीटा से दिखाते हैं। बीटा इज इक्वल टू क्या आया भाई, n प्लस 1 से हम घटाएंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, लैम्डा डी बाई डी। ये होती है हमारे पास फ्रिंज विड्थ। अगली चीज हमें इसमें क्या देखनी है, अगली चीज जो होती है दैट इज कॉल्ड एंगुलर फ्रिंज विड्थ। इसकी कल मैंने बात नहीं करी थी, उससे भी आज बात शुरू करते हैं। क्या बोलते हैं, एंगुलर फ्रिंज विड्थ, ठीक है। क्या होता है एक्चुअली भाई, इस तरह का हमारे पास सेटअप था, ये हमारे पास S1 S2 है ना, ठीक है, इस तरह से होता है। तो एक्चुअल में ये डिस्टेंस क्या होती है हमारे पास, बड़ा डी, ये डिस्टेंस क्या होती है, छोटा डी, ठीक है। ये मान लो यहाँ से y डिस्टेंस पर हमें कोई एक मैक्सिमा या मिनिमा कुछ मिल रहा है, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या हम करते हैं, जब भी मैं एंगुलर फ्रिंज विड्थ की बात करी जाए तो ऐसे समझो कि सामने दीवार है मेरे, ठीक है, और उस पर मैक्सिमास और मिनिमास बन रहे हैं। तो हमने बिल्कुल क्या किया, जहां पे ओरिजिन इस जगह पे खड़े हैं और हमने अपना हाथ ऐसे सीधा किया इस जगह की तरफ, इस उंगली सॉरी यहाँ से इधर की तरफ हमने इस तरह से हाथ किया। और मान लो हमें जाना है तीसरे मैक्सिमा पर, तो हमें अपने हाथ को कितना घुमाना पड़ेगा, ट्यूं ट्यूं, इस तरह से हमें घुमाएंगे। तो कितना एंगल हम घुमा रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर मैक्सिमा या मिनिमा तक पहुंचने के लिए, उसको बोलते हैं एंगुलर फ्रिंज विड्थ, ठीक है। कैसे निकालेंगे, मान लो यहाँ पे हमें जाना है तो ये थीटा है। थीटा किस तरह से निकालते हैं, थीटा इज इक्वल टू, हम जानते हैं कि जो एंगल होता है दैट इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो इसको लगभग हम आर्क मान लेते हैं, क्योंकि थीटा बहुत स्मॉल लेते हैं। तो थीटा इज इक्वल टू आर्क, आर्क क्या हमारे पास, y अपॉन रेडियस क्या बनी, d, तो y बाई डी। और y की वैल्यू आप रखोगे तो क्या आ जाएगा, n सॉरी हाँ ठीक है ना, ये सॉरी y क्यों रखेंगे हम, किसी एक पर्टिकुलर अगर फ्रिंज की बात करेंगे तो उसके लिए भाई मान लो यहां से यहां तक फ्रिंज बन रही थी, तो इतना हमें थीटा घुमाना पड़ेगा, तो उसमें y की जगह आप बीटा रखिए, ज्यादा समझ आएगा बात, ठीक है। बीटा रखिए, क्यों, क्योंकि उस पर्टिकुलर अगर हम फ्रिंज की बात करेंगे तो उस पर्टिकुलर फ्रिंज के लिए जो उसकी विड्थ होगी दैट इज बीटा। तो एंगुलर फ्रिंज विड्थ क्या आ जाएगी, बीटा बाई डी। और बीटा बाई डी में जब आप ये रखेंगे तो लैम्डा डी बाई छोटा डी इंटू बड़ा डी, ये क्या आ जाएगा, डी से डी कैंसिल, लैम्डा बाई डी। तो एंगुलर फ्रिंज विड्थ किसके बराबर होती है, लैम्डा बाई डी के बराबर। यहाँ तक बात क्लियर है, इतनी लगभग कल की ही बातें थी, कुछ एक आध चीजें मैंने एक्स्ट्रा आपको बताई हैं आज। आगे हम लोग क्या बात करते हैं कि मान लो हम लोगों ने जो कल ये इस तरह का एक जो हम लोगों ने स्लिट ली थी उसमें क्या किया था कि दो कटिंग करी थी, याद है। तो उससे हम लोगों ने जो पैटर्न देखा था वो में एकदम बढ़िया सा एक इंटरफेरेंस पैटर्न देखने को मिलता है। मान लो मैं क्या करूं, इनकी जगह पर पिन होल कर दूं, भाई इस तरह से था, समझो बात को। अभी जो हमारे पास स्लिट है वो किस तरह की है, अभी जो स्लिट है वो कुछ इस तरह की है, इस तरह की स्लिट्स हैं, मतलब ये ओपनिंग्स हैं, ठीक है ना, यहां से ऐसे कट लगा हुआ है इस पेज में। तो ये स्लिट है, अगर हम इसकी जगह पर रिप्लेस कर दें इसको, अगर हम इसको रिप्लेस कर दें इस तरह से, एक पिन होल यहां पर, एक पिन होल इसके नीचे इस तरह से, मतलब इनकी जगह पर हम पिन होल, मतलब पिन से होल कर दें इस तरह से, तो फ्रिंज पैटर्न में क्या फर्क आएगा इसकी बात करते हैं। अब आपको क्या करना है, इस वीडियो को पॉज करना है और 2 मिनट तक सोचना है कि एक्चुअल में पैटर्न क्या बन सकता है। वीडियो को पॉज करो, सोचो, सोचा क्या रिजल्ट मिला, चलो समझते हैं, कुछ समझते हैं। देखो इधर ध्यान से कि ये सब नोट है ना, ये तो कल की बात है लगभग,
देखो ध्यान से, मान लो हमने क्या किया, ये S1 ये S2, यही वाले S1 S2, ये क्या है, पिन होल्स है, ये क्या है, पिन होल्स है। ये हमारे पास स्क्रीन है, ठीक है। यहां से y दूरी पर हमें मैक्सिमा या मिनिमम मान लो कोई मिल रहा है, बात क्लियर है तक? अच्छा भाई ठीक भाई, मान लो हमें मैक्सिमा मिला, यहाँ पर एक मैक्सिमा है हमारे पास, क्या है, मैक्सिमा है। उसका पैटर्न क्या होगा, क्या वो स्ट्रेट लाइन होगा, क्या वो पैराबोला होगा, क्या वो हाइपरबोला होगा, क्या वो सर्कल होगा, क्या वो इलिप्स होगा, क्या बन सकता है, इस पे सोचते हैं। देखो ध्यान से, हम जानते हैं कि y का फॉर्मूला क्या होता है, मान लो यहाँ पे मैक्सिमा बन रहा है, तो क्या होगा, एन डी लैम्डा बाई डी, ये बनता है, या एन लैम्डा डी बाई डी, बात तो एक ही है ना। तो एन डी लैम्डा बाई डी ये बनता है हमारे पास। अच्छा भाई ठीक भाई, कोई दिक्कत नहीं भाई। अब मान लो मैंने क्या किया, यहाँ तो ये पिन होल्स थे, इसमें क्या है कि जैसे जैसे हम इधर बढ़ेंगे तो हमारे पास यहाँ से भी लाइट आ रही है, लेकिन इसमें क्या है, केवल एक जगह से एक पिन से लाइट आ रही है। इसका मतलब क्या है, आप इसे समझो कि ये वो स्क्रीन है, ये वो स्क्रीन है जहां पर हमें पैटर्न देखने को मिल रहा है, और यहाँ कहीं पर दो पिन होल्स हैं, दिख रहा है, यहाँ पर कहीं दो, सही इस तरह से दो पिन होल्स हैं, ठीक है। तो पिन होल के सामने मान लो इस जगह पे कोई पिन होल है, ठीक है, जहां पे आप मेरी चौक दिखना, इस जगह पे एक पिन होल है, ठीक है, इसके जस्ट सामने मैंने एक डॉट बनाया, बात क्लियर है। अब जैसे ही मैं यहां से इधर की तरफ बढ़ूंगा, किधर की तरफ, इधर की तरफ, तो एक्चुअल में क्या होगा, यहां से अब इसमें क्या होता है, इस केस में क्या होता है, यहां पर भी लाइट आ रही है, लेकिन इसमें क्या केवल पिन से लाइट आ रही है, इसके इधर कोई लाइट नहीं आ रही है। इसका मतलब जो डी लेंगे हम लोग, डी कहां से लेते हैं, उस पॉइंट से जहां से लाइट आ रही है। तो यहां से तो लाइट आ रही थी, लेकिन इधर कहीं पॉइंट से लाइट नहीं आ रही, इसका मतलब डी तो अब भी हम यहीं से ले रहे हैं। तो अब ध्यान से अगर आप देखें इसको, ऊपर से आप देखें इसको, ऊपर खड़े होकर के, आपको ऐसा दिखेगा, पहले यहां पर इस तरह से लाइट जा रही थी, ठीक है, लेकिन जैसे हमने इस पॉइंट को इधर की तरफ बढ़ाया, मतलब ऊपर से खड़े होकर फ्रंट व्यू, उसका अपर व्यू देख रही है, अपर व्यू, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब यहां लाइट इस तरह से पहुंच रही है। इसका मतलब क्या है, इसके लिए ये डी था पहले, तो क्या ये वाली जो दूरी होगी, ये जो एक्स या कुछ मान लो यहां पर कुछ भी दूरी आप ए मान लो, ठीक है। तो क्या ये जो दूरी ए होगी, ए जो होगी, ए विल बी ग्रेटर देन डी, बात समझना ध्यान से, ए विल बी ग्रेटर देन दी, सॉरी डी, ठीक है। दैट मीन्स वी कैन से डी इज इंक्रीज, डी जो है हमारा बढ़ गया। अगर जो ए है वो डी से बड़ा है, इसका मतलब क्या है, जो डी है उसकी वैल्यू बढ़ गई, कुल मिलाकर ऐसे समझ सकते हैं। और जब डी की वैल्यू बढ़ गई, इसका मतलब क्या, वाई की वैल्यू बढ़ गई है। ध्यान समझना, एज वी मूव, कहां से, जो हमारा स्पॉट है, एज वी मूव फ्रॉम द स्पॉट, या बोल सकते हैं एज वी मूव फ्रॉम द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसका मतलब क्या है भाई, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस थी, इससे हम इधर बढ़ेंगे, राइट या लेफ्ट किधर भी बढ़ेंगे, तो उससे क्या होगा, हमारा जो डी होगा वो बढ़ेगा, और जब डी बढ़ेगा इसका मतलब क्या है, वाई बढ़ेगा, और वाई बढ़ेगा इसका मतलब क्या है, वाई यहां से दूरी होती है। इसका मतलब है यहां पर तो भाई ऐसे समझो कि यहां पर तो जो ये कहीं मिड सेंटर पॉइंट था, ऐसा समझ लो, ये कहीं सेंटर पॉइंट था, ठीक है, या ये सेंटर मत मानो, तो आप समझ लो कि हम ये जो फ्रिंज की बात कर रहे हैं, थोड़ा ऊपर वाली फ्रिंज की बात कर रहे हैं, और ये हमारा बिल्कुल मिड पॉइंट है, ठीक है। तो अब जैसे जैसे हम इधर की तरफ बढ़ेंगे, तो वैसे वैसे हमारा डी बढ़ रहा है, मैंने बताया भी, जब डी बढ़ रहा है तो वाई बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या है, ये ऊपर की तरफ शिफ्ट होती जाएगी फ्रिंज। वाई बढ़ने का मतलब क्या है, फ्रिंज ऊपर, यही फ्रिंज, दूसरी नहीं, यही फ्रिंज ऊपर की तरफ शिफ्ट होती जाएगी। तो ऊपर शिफ्ट होने का मतलब क्या, कुछ इस तरह से बढ़ेगी, जैसे डी बढ़ेगा तो वैसे वैसे फ्रिंज जो है ऊपर की तरफ शिफ्ट होने लगेगी, कुछ इस तरह से। उसी तरह से इधर भी, उसी तरह से इधर भी। क्या बात समझ आ रही है? तो एक्चुअल में जो पैटर्न बनता है, दैट इज फैमिली ऑफ, ये जब ऊपर भी सिमिलर बनेगा, नीचे भी कुछ इस तरह से बन रहा होगा, तो ये जो पैटर्न बनता है, दैट इज फैमिली ऑफ हाइपरबोलाज। क्या बनता है, फैमिली ऑफ हाइपरबोलाज, फैमिली ऑफ हाइपरबोलाज, मतलब पूरा हाइपरबोला बनते हैं यहाँ पर। आपको लग रहा होगा पैराबोला क्यों नहीं बोला, क्योंकि इसका इक्वेशन हम लोग यहाँ पे डिराइव नहीं कर रहे हैं कि यहाँ पर क्या पैटर्न बनता है, वो उसका एक पर्टिकुलर इक्वेशन बन के आता है, और वो जो इक्वेशन बन के आता है वो पैराबोला को नहीं, हाइपरबोला को बताता है। इस वजह से यहाँ पे जो पर्टिकुलर पैटर्न आपको मैंने फील भी करा दिया है, और ये बोल भी दिया है कि मैथमेटिकली भी जो यहाँ पर इक्वेशन निकल करके आती है, दैट इज द फैमिली ऑफ हाइपरबोलाज, वो हाइपरबोलाज की इक्वेशन होती है। तो ये जो बनता है हमारे पास हाइपरबोला बनता है, इसको मैं अच्छे से अगर दिखाना चाहूँ तो कुछ इस तरह का पैटर्न बनता है। ये हमारा बिल्कुल मिड पॉइंट था, यहाँ से इस तरह से पैटर्न बनता है,
इस तरह का पैटर्न, इस तरह का पैटर्न बनता है। कब? इफ वी रिप्लेस स्लिट्स बाई पिन होल्स। तो अपनी भाषा में खुद से लिखोगे 2-3 लाइनें कि अगर हम लोग इन स्लिट्स की जगह पर पिन होल्स क्रिएट कर दे तो वहां पर जो फ्रिंज पैटर्न देखने को मिलता है वो स्ट्रेट लाइन से हट करके हाइपरबोला हो जाता है, फैमिली ऑफ हाइपरबोलास बन जाता है। जैम में क्वेश्चन आया, जैम में क्या क्वेश्चन आया कि उसको मैं बताऊंगा अभी। फिलहाल जैम में इसी तरह का जो क्वेश्चन बोला गया उसमें जो है कंडीशन यही थी कि पिन होल्स हैं, लेकिन उसमें क्या था, आपका हाइपरबोला ऑप्शन नहीं दिया हुआ था। तो अगर आपको ऑप्शन नहीं, ये मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक्चुअल मैंने आपको चीजें बता दी हैं, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं कि अगर सपोज दैट आप देखें इस तरह का सवाल हो, पिन होल्स हो और वहां पर आपको हाइपरबोला ऑप्शन नहीं दिया, तो आपको बोल सकते हैं कि तब उस केस में आपको स्ट्रेट लाइन ऑप्शन लगाना है। इफ अगर तुम मिल जा नहीं, अगर ऑप्शन नहीं है, अगर ऑप्शन नहीं है क्या हाइपरबोला, तो आपको उस केस में स्ट्रेट लाइन लगाना है। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम में, ठीक है, ये मैंने बिल्कुल फील करा दिया। और एग्जाम की ये कंडीशन है कि अगर ऑप्शन में हाइपरबोला नहीं है तो वहां पर आप स्ट्रेट लाइन लगाएंगे, ना कि कुछ दूसरी चीज, ठीक है। तो ध्यान रखना, भड़बड़ाना नहीं कि मतलब एकदम यार इसमें तो हाइपरबोला आंसर होता है लेकिन आंसर दिया नहीं है हाइपरबोला, तो क्या करना है, हमें एग्जाम में स्ट्रेट लाइन लगा देना है। क्या बात क्लियर है? क्या बात समझ आई है? कमेंट सेक्शन में जाके लिखो फिर सी बात है। इसको आप उतार लो, उतार लिया क्या? अच्छा एक चीज और, एक कंडीशन और, एक कंडीशन और, एक सवाल और, एक सवाल और। मान लो मैंने क्या किया, मान लो मैंने क्या किया, देखो ध्यान से, मान लो मैंने क्या किया, इस तरह से जो हमारे पास सोर्सेस थे वो अलाइन कर दिए हम लोगों ने, एक लाइन में रख दिए S1 S2। अब बताओ यहां पर पैटर्न किस तरह का बनेगा, सोचो। अब जो बनेगा वो पैटर्न क्या बनेगा वो आपको बताना है। सोचो, फिर से सोचो, ध्यान देखो क्या बन रहा है। सोचा? सोचा क्या? देखो ध्यान से, अब इधर आओ, देखो मान लो मैंने क्या किया कि यहां किसी एक पॉइंट पे फोकस किया जहां पे मैक्सिमा बन सकता है, ठीक है। यहाँ पे इस पॉइंट पे मान लो कहीं मैक्सिमा बनने की कंडीशन है। क्या कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? यहाँ पे एन लैम्डा की, यहाँ जो पार्ट डिफरेंस है उसकी एन लैम्डा होने की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। ये जो पार्ट डिफरेंस है यहाँ पर जाके एन लैम्डा हो रहा है, तो यहाँ पर हमारा मैक्सिमम बनने की कंडीशन बन रही है। अच्छा भाई, ठीक भाई। हम जानते हैं कि एक फ्रिंज उस पर्टिकुलर पाथ को फॉलो करेगी जहां पर कि वो पाथ डिफरेंस कांस्टेंट बना रहेगा। क्या मेरी बात समझ आ रही? मान लो इस जगह पे पाथ डिफरेंस n की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे पाथ डिफरेंस कितना, डेल्टा x इज इक्वल टू एन लैम्डा, सॉरी लैम्डा। यहाँ पर पार्ट डिफरेंस कितना है, लैम्डा। इसका मतलब क्या है, इसमें जो अगर फ्रिंज पैटर्न देखना है तो हमें इसको उस पाथ पर घुमाना पड़ेगा जहां की पाथ डिफरेंस लैम्डा कांस्टेंट रहे। और लैम्डा कांस्टेंट कब रहेगा, देखो ध्यान से, इसको हम किस तरह से घुमाएं कि जो लैम्डा है वो कांस्टेंट रहे। तो आप ध्यान से अगर देखेंगे तो इसको सर्कल में घुमाने पर आपका, क्योंकि ये डिस्टेंस भी चेंज नहीं होगी भाई, ऐसे समझो आप कि ये डिस्टेंस है, ठीक है। तो इसको हमें ये डिस्टेंस चेंज नहीं करनी भाई, ये तो फिक्स है ना, ये डिस्टेंस फिक्स है, तो उसको हम कैसे घुमाएं कि ये डिस्टेंस बिल्कुल आपका कांस्टेंट रहा और पाथ एक नया बन जाए। तो देखो ध्यान से, यही एक पाथ ऐसा है जहां की घुमाने पर डिस्टेंस में, इस डिस्टेंस में कोई फर्क नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी आपका एक पाथ क्रिएट हो रहा है, तो दैट विल बी अ सर्कुलर पाथ। यहां पर क्या आंसर बनेगा हमारा, सर्कुलर फ्रिंजेस। पैटर्न किस तरह का दिखेगा, कुछ इस तरह का। क्या बात समझ आ रही? सर्कुलर फ्रिंजेस बनेंगी कब, जब हमारे सोर्सेज अलाइन रखे होंगे, एक ही लाइन पर रखे होंगे उसमें, मतलब और उसके परपेंडिकुलर हमारी स्क्रीन होगी। क्या फील आ रहा है? क्या बातें समझ आ रही हैं? कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दिया करो। तो ये हम लोगों ने नॉर्मल बातें करी कि एक्चुअल में हम लोग और क्या क्या इस सेटअप में चेंजमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने ये भी देख लिया कि हम लोग जो है वो स्लिट्स को हटा करके पिन होल्स कर दें, या हम जो सोर्सेज हैं उनको अलाइन कर दें, तो क्या कंडीशन। यहाँ पर भी ये है पॉइंट सोर्सेज हैं, ये भी पॉइंट सोर्सेज हैं, ये नहीं कि आप कोई बड़ी बड़ी स्लिट्स टाइप की, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो आपके पॉइंट सोर्सेज हैं।
अच्छा भाई, और क्या हो सकता है इसमें कंडीशन? अब हम लोग थोड़े से इस पर प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं, किस तरह से एग्जाम में और क्वेश्चंस आते हैं। हम लोगों ने बिल्कुल इसकी फिजिकल जो इसका सिनेरियो था उसको भी समझने की कोशिश करी, एक्सपेरिमेंटल सेटअप भी देखा, किस तरह से फ्रिंज पैटर्न मिलता है, क्या उसमें एक्चुअल हमें दिखता है, डिफ्रैक्शन का कहाँ कहाँ पर रोल आ जाता है उसमें, और किस तरह से हम लोग जब पैटर्न्स को यानी जो हमारा सेटअप था उसमें थोड़े से चेंजमेंट करते हैं तो क्या क्या हमारे फ्रिंज पैटर्न में चेंजेस देखने को मिलते हैं, इसकी हम लोगों ने बात करी। अब बढ़ते हैं हम लोग थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस की तरफ जहां पे जो आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो इसको उतार लो आप। तो अब एक क्वेश्चन अच्छा सा आपको मैं बताने की कोशिश करता हूँ, उसको आप पहले मैं क्वेश्चन बताऊंगा फिर आप उसको ट्राई करेंगे, उसके बाद में आप इसका सॉल्यूशन देखेंगे। मान लो कुछ इस तरह से बोला मैंने कि एक ही वाईडीसी सेटअप था हमारे पास। ठीक है, इस तरह से मेरे पास सेटअप था और इसमें मैंने दो आपकी लाइट्स डाली हैं, एक नहीं दो, λ1 और λ2। ठीक है, इसमें जो ये डी है फ्रिंजेस की, सॉरी जो स्लिट्स के बीच की डिस्टेंस डी इज इक्वल टू मान लो 1 mm, और बड़ा डी यानी यहाँ से सोर्स से स्क्रीन की दूरी दैट इज 1 मीटर, ये मैंने आपको दिया हुआ है। और बोल दिया कि बताओ ये, सॉरी जो लैम्डा और λ2 है ये भी आपको दिया है। मान लो ये आपका कुछ 45 या आप मान लो 6000, मान लो 6000 एंगस्ट्रॉम मान लो, और इसको मान लो आप 7500 एंगस्ट्रॉम। ये दो लाइट यहाँ पर डाल रही है, मतलब मैं डाल रहा हूँ। ठीक है, दोनों मोनोक्रोमैटिक लाइट सोर्स हैं और इससे मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ इस तरह से। अब मैंने आपसे बोला कि बताओ कि भाई इसका भी पैटर्न बनेगा यहाँ पर और इसका भी पैटर्न बनेगा, यानी डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट, मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम, दोनों का होगा। तो आपको बताना है कि वो वाई मिनिमम जहां पर कि दोनों के मैक्सिमास कोइंसाइड करें, वाई मिनिमम वेयर बोथ मैक्सिमास कोइंसाइड। आपको वो वाई मिनिमम बताना है, मतलब कम से कम वाई बताना है जहां पर दोनों के जो मैक्सिमास हैं वो कोइंसाइड करें। क्या क्वेश्चन समझ आ गया? अच्छा, क्वेश्चन को ट्राई करो, एक बार खुद से ट्राई करो। किया क्या? कर लिया क्या? अच्छा भाई देखो इधर क्या कर सकते हैं इसमें। फर्स्ट ऑफ ऑल λ1 λ2 हमें पता है। अच्छा भाई ठीक भाई, तो मान लो कि इस वाई मिनिमम पर λ1 का mth मैक्सिमा और λ2 का nth मैक्सिमा कोइंसाइड कर रहा है। क्या मेरी बात क्लियर है? यानी दोनों के लिए y तो सेम होगा। अच्छा भाई, तो y का फॉर्मूला क्या होता है? लैम्डा n लैम्डा d बाई d। पहले वाले के लिए क्या लिखेंगे? y मिनिमम इज इक्वल टू m। भाई पहले वाले के लिए क्या बोला मैंने? m, तो m लैम्डा 1 d बाई d, ये तो कांस्टेंट है d और d। ठीक है, दूसरे वाले के लिए n लैम्डा 2 d बाई d, दोनों y मिनिमम के बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि दोनों सेम हाइट पर बन रहा है। अच्छा भाई, डी 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 मर गए, क्या बचा? m लैम्डा 1 इज इक्वल टू n लैम्डा 2। इसका मतलब क्या आ गया? लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2 इज इक्वल टू m बाई n। लैम्डा 1 लैम्डा 2 कितना है? 6000 और 7500, 6000 अपॉन 7500 क्या आ गया? m बाई n के बराबर। 15 चाको 60, 15 पना 75, यानी m बाई n का रेशियो क्या आ गया? m बाई n का रेशियो आ गया 4/5। यानी अगर भाई मिनिमम की कंडीशन है, इसमें क्या हो सकता है? इसका रेशियो 8/10 भी हो सकता है ना, अगर आप 2 का मल्टीप्लाई करें। लेकिन मिनिमम की बात करेंगे इनसे, यानी 4 और 5। यानी अगर हम पहले वाले वेवलेंथ की 4th मैक्सिमा लें और दूसरे वाले लाइट का 5th मैक्सिमा, इस वाई मिनिमम मतलब पहली बार जो कोइंसाइड हो रहा होगा वो पहले वाले का 4th मैक्सिमा और दूसरे वाले का 5th मैक्सिमा, वो आपस में कोइंसाइड कर रहा होगा, यानी उस जगह पे दोनों वेवलेंथ हमें दिखाई पड़ रही होंगी। क्या मेरी बात समझ आई है? इसका मतलब क्या, वो वाई मिनिमम हमें चाहिए, तो वाई मिनिमम कितना आ जाएगा? तो आप चाहे पहले वाले को अज्यूम करके मान लें, चाहे दूसरे वाले का, आप चाहे पहले का 4th निकाल लें, चाहे दूसरे का 5th निकाल लें, आंसर सेम है क्योंकि उस जगह पे दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं। तो पहले का हम 4th निकाल लेते हैं। 4 इंटू लैम्डा पहले वाले क्या? 6000 एंगस्ट्रॉम अपॉन, सॉरी इंटू डी की वैल्यू कितनी? 1 मीटर अपॉन छोटा डी की वैल्यू कितनी? 1 mm
बस आप वैल्यूज पुट करो, आंसर निकल आएगा, आंसर निकल आएगा। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या मेरी बात क्लियर है? कोई कंफ्यूजन इसमें? पक्का इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन है कि अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि हमें एक्चुअल में करना क्या चाहिए, तो इस क्वेश्चन को आप नहीं कर सकते हैं। अगर आपके अंदर बेसिक नॉलेज नहीं है, फील नहीं आता है कि हमें एक्चुअल में कैसे इसका पैटर्न बन रहा होगा, कहाँ पे मैक्सिमम मिनिमा कोइंसाइड कर सकता है। क्या बात क्लियर है? अच्छा भाई ठीक, उतारो फिर इसको। अगली बात जो हम इसमें करते हैं वो करते हैं ऑप्टिकल पाथ लेंथ की। क्यों? क्योंकि यहाँ से भी रिलेटेड क्वेश्चंस कभी कभी जो हम अलग अलग तरह की फिल्म्स रख करके पैटर्न, उसको जो पैटर्न है उसको शिफ्ट करते हैं, आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, तो वहाँ पर ऑप्टिकल पाथ लेंथ की हमें जरूरत पड़ती है। उसकी थोड़ी सी बात करते हैं। क्या चीज़? ऑप्टिकल पाथ लेंथ। ऑप्टिकल पाथ लेंथ। देखो ध्यान से, मान लो हमने कोई एक पर्टिकुलर एयर का एक सेक्शन, मतलब यहाँ से कोई लाइट जा रही है, ठीक है, इस तरह से लाइट गई, तो यहाँ पर जैसे इधर चल रही होगी, ये भी एयर है, चारों तरफ एयर है, लेकिन हमने इतना एक पोर्शन सेलेक्ट किया जहाँ पर हम अपना फोकस कर लें। मान लो ये हमने टी डिस्टेंस का एक सेक्शन कंसिडर किया, तो यहाँ पर जो पाथ डिफरेंस, सॉरी जो फेज डिफरेंस क्रिएट होगा किसके बीच में, किसके बीच में, ये नहीं बता रहा है, सुनो ध्यान से। यहाँ पर जो एक तरह समझ सकते हैं कि क्या फेज होगा, ऐसे समझो, क्या फेज होगा उसके बीच में, ऐसे समझो क्या फेज होगा उसके बीच में, वो कैसे निकालते हैं? 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स, 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स। अच्छा भाई, इसका मतलब क्या है कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में अगर हम अभी इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर रे के, यहाँ दो रेस की बात नहीं, एक ही रेस के दो पॉइंट्स के बीच में अगर हम बात करें, तो क्या पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस की बात कर रहे हैं, तो पाथ डिफरेंस कितना है इन दोनों पॉइंट के बीच में? डेल्टा एक्स इज इक्वल टू टी, तो डेल्टा फाई कितना आ गया? 2π/λ इंटू टी। मान लो इतनी ही जगह में मैंने क्या किया, एक स्लैब रख दी, किसी भी एक एन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की, मैंने क्या किया, म्यू रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की मैंने एक स्लैब रख दी, इसकी भी लेंथ कितनी है? टी। अब भी यहाँ पे लाइट इस तरह जाएगी। अब मान लो मैंने इससे बोल दिया कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में कितना पाथ डिफरेंस आया है, इसकी बात, सॉरी कितना फेज डिफरेंस आया है इसकी बात करेंगे। तो यहाँ पर जो फेज डिफरेंस लिखेंगे डेल्टा फाई इज इक्वल टू, इसकी भी वेवलेंथ क्या थी? लैम्डा। लेकिन आप जानते हैं कि जब भी जो वेवलेंथ है वो किसी एक मीडियम में एंटर करती है, तो वहां पर जो वेवलेंथ है वो चेंज जाती है, लैम्डा प्राइम बोल सकते हैं उसको। लैम्डा प्राइम क्या हो जाता है? लैम्डा प्राइम इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन एन, लैम्डा अपॉन एन या लैम्डा अपॉन म्यू, इस तरह से इतना आपका चेंज जाता है। तो बाहर लैम्डा है तो अंदर क्या हो जाएगी? लैम्डा प्राइम। लेकिन हमें तो इन दोनों के बीच पार्ट डिफरेंस निकालना है, यानी इसके बीच में हमें लैम्डा लिखना है, तो 2π/λ प्राइम इंटू टी। लैम्डा प्राइम, लैम्डा प्राइम क्या है? लैम्डा प्राइम क्या है? 2π/λ/म्यू इंटू टी। क्या आ गया ये? 2π/λ इंटू म्यू टी। आप एक बात ध्यान से देखें कि इसमें अगर हम लैम्डा कंसीडर करके चल रहे हैं अंदर, तो वहां पर जो डिस्टेंस ट्रैवल हो रही है दैट इज म्यू टी। अगर हम लैम्डा कंसीडर करके चल रहे हैं, इसका मतलब क्या है? आप टी चलें अगर और म्यूटी चले अगर किसी अलग अलग मीडियम में, टी कहां चले? अब समझना ध्यान से कि अगर हमें इन दोनों को बराबर करना है, हमें इन दोनों को बराबर करना हो, तो हम क्या कर रहे हैं कि इसमें म्यू का अगर मल्टीप्लाई करा दें, इसमें म्यू को अगर मल्टीप्लाई करा दें तो दोनों बराबर हो जाएंगे। तो स्टेटमेंट सुनना मेरे ध्यान से कि अगर यहां पर एयर में हम म्यूटी चल जाएं, कितना चल जाए? टी ना चल करके म्यूटी चल जाए, और एयर में उसमें सॉरी इस मीडियम में तो हम म्यूटी चल ही रहे हैं, तो आपस में दोनों के लिए जो फेज डिफरेंस होगा वो बराबर होगा। क्या बोला मैंने? फिर से सुनो ध्यान से कि अगर हम एयर में म्यूटी चल जाए और कहां पर? किसी मीडियम में कितना चलेंगे? दूरी कितनी? टी तो है, लेकिन यहां पर जो इफेक्टिव आया दैट इज म्यूटी, वो तो निकल के क्या है, मैंने बोला नहीं म्यूटी चले, हम चले कितना? टी। तो अगर हम एयर में चले म्यूटी और किसी मीडियम में चले टी, केवल टी, तो फेज डिफरेंस दोनों का बराबर आएगा। फिर से सुनो कि अगर किसी एयर में या नॉर्मल मीडियम में हम चल रहे हैं, एयर वाले मीडियम में, ठीक है, म्यूटी चले और मीडियम में टी चले, तो फेज डिफरेंस सेम आएगा। क्या बात क्लियर है? बिल्कुल। इसका मतलब क्या है कि अगर नॉर्मली देखा जाए तो हम इफेक्टिव पार्ट डिफरेंस की अगर बात करें, इफेक्टिव पार्ट डिफरेंस इसके और इसके बीच में, तो कैसे निकालेंगे? इफेक्टिव पार्ट डिफरेंस अगर क्रिएट करें तो देखो ध्यान से कि इफेक्टिव पार्ट डिफरेंस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, ये कितना चली और ये कितना चली, तो एक्चुअल में कितना चली? म्यूटी। अगर हम लैम्डा कंसीडर करके चल रहे हैं तो म्यूटी, ये कितना चली? टी। अब आपको सिंपल है समझना है
कि अगर आपको एक मीडियम दिया गया है, उसमें से एक रे निकाल दी जाए और आपसे पूछ दिया जाए वो टी मोटाई का मीडियम है, तो उसमें वो कितना चल गई टोटल, आपको बोलोगे म्यू टी, ये नहीं बोलोगे कि टी। बात क्लियर है? तो इफेक्टिव पार्ट डिफरेंस क्या आता है हमारे पास, डेल्टा एक्स इक्वल टू म्यू माइनस वन इंटू टी, म्यू माइनस वन इंटू टी। क्या बात क्लियर है यहाँ तक? इसका यूज बहुत जगह करते हैं हम लोग, कुछ क्वेश्चंस की हेल्प से देखते हैं इसका यूज किस तरह से करते हैं। ठीक है, मान लो मैंने आपसे बोल दिया कि एक वाईडीएससी सेटअप था इस तरह से। ठीक है, अभी नॉर्मल किस तरह से होता है, जब हम यहाँ पे लैम्डा वेवलेंथ की लाइट डालते हैं, ये आपका डी होता है, छोटा डी, ये आपका बड़ा डी होता है ना। तो यहाँ पर बनता है आपका सेंट्रल मैक्सिमा, है ना। सॉरी थोड़ा सा तिरछा हो गया है। ठीक है, यहाँ पर बनता है आपका सेंट्रल मैक्सिमा। ठीक है, नॉर्मल इस तरह से फिर फ्रिंजेस ऊपर बढ़ती है नीचे बढ़ती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भाई। मैंने क्या किया, यहाँ पर इसकी जगह पर मैंने क्या किया, इस नॉर्मल पाथ की जगह पर एक इस तरह का फिल्म, इसको बोलते हैं नॉर्मल एक फिल्म। ठीक है ना, फिल्म का मतलब वो पतली सी होती है, ये नहीं कि इतना मोटा सा हमने गट्टा रख दिया, कैसा नहीं, वो छोटी सी हम फिल्म लगा देते हैं इसके बीच में। तो अगर हम फिल्म लगा देते हैं तो एक्चुअली क्या होता है, पैटर्न जो होता है वो शिफ्ट होता है। क्यों होता है, देखो ध्यान से, मान लो इसकी जो मोटाई है वो टी है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। ठीक है, अब अगर ध्यान से देखो तो अगर ये नहीं था तो ये मान लो S1 है, ये S2 है, ये O है। जब व्हेन फिल्म इज नॉट प्रेजेंट, तो एक्चुअल में क्या है कि S1O और S2O बराबर है, बिल्कुल है। S1O इज इक्वल टू S2O। क्या S1O और S2O आपस में बराबर है? अच्छा भाई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बराबर है। इसका मतलब क्या है, सेंट्रल मैक्सिमा क्या कहां बनेगा, इसका मतलब है सेंट्रल मैक्सिमा इज एट O। सेंट्रल मैक्सिमा कहां पर बनेगा, O पर बन रहा है, ये हमें पता है, बिल्कुल बेसिक सी बात है। लेकिन व्हेन वी इंट्रोड्यूस फिल्म या थिन फिल्म, ठीक है, व्हेन वी इंट्रोड्यूस थिन फिल्म, तो एक्चुअल में क्या हो रहा है, इस थिन फिल्म के अंदर जो पाथ चला गया है दैट इज नॉट टी, दैट इज म्यू टी। अगर यहां पर ये फिल्म नहीं थी तो इतनी ही जगह में वो टी चल रहा था, लेकिन आज हमने फिल्म इंट्रोड्यूस कर दी तो अब जब फिल्म के अंदर लाइट जा रही है तो वो टी नहीं, इफेक्टिव कितनी हो गई, म्यू टी, उसके अंदर कितनी हो गई, म्यू टी एक्चुअल में। बात समझ आ रही? और जब म्यूटी हो गई इसका मतलब क्या है कि ये वाली भाई यहां जो, इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको तोड़ो, S2 को कैसे लिख सकते हैं, S2O को हम लिख सकते हैं, अब S2O को लिख सकते हैं कि हम लोग यहां से यहां तक की दूरी कैसे समझाएं आपको, S2O इज इक्वल टू, देखो समझ जाते हैं से, इधर ये दूरी कहां, फिल्म से पहले वाली, और ये दूरी बिल्कुल नॉर्मल सेम रही है। ठीक है, लेकिन यहां से टी को निकाला मैंने और म्यूटी को डाल दिया है। बात समझ आ रही है? यानी टी को निकाल के म्यूटी को मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया है। अच्छा भाई, यानी इफेक्टिव, अब यहाँ ऐसे H2O मत लिखो, ऐसे समझो कि अब ये जब एक्स्ट्रा यहां पर आ गया है, कितना इफेक्टिव, कितना आ गया है, इफेक्टिव पार्ट डिफरेंस कितना आ गया है, इफेक्टिव पार्ट डिफरेंस कितना है भाई, ये तो टोटल था। ठीक है, अब मैंने यहां से टी को निकाला और म्यू टी को इंट्रोड्यूस कर दिया, तो वही बात कितनी आ गई, म्यू टी माइनस वन, यानी इफेक्टिव पार्ट डिफरेंस कितना आ गया, म्यू टी माइनस वन। इसका मतलब क्या है, अब यहां पर और यहां पर दोनों के जो पाथ होंगे वो सेम नहीं होंगे। ये कितना चल रहा है, इतने में अगर हम टी की बात करें तो ये चलेगा टी, लेकिन ये चल रहा है म्यू टी, इफेक्टिव कितना है, म्यू टी माइनस वन। अच्छा भाई ठीक भाई, इसका मतलब क्या है, ये वाला कुछ ज्यादा चल रहा है, तो ज्यादा चल रहा है इसका मतलब क्या है, इसको हम थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट करेंगे तो बराबरी पर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा तो ये थोड़ा सा बढ़ेगा, और जब बढ़ेगा तो म्यू टी को वो बैलेंस कर लेगा। इस जगह पे दोनों बराबर नहीं है, लेकिन ऊपर कहीं पर जाएंगे। बात समझ आ रही है भाई, में इसको बड़ा है ये, तो इसको शिफ्ट करना, मतलब इसको मैं और मैनेज करना है तो इसको हम थोड़ा सा ऊपर खिसकाएंगे तो थोड़ा सा और लंबा हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, उस लंबाई को वो यहाँ पे मैनेज कर लेगा, और लंबाई को जब मैनेज कर लेगा तो ऊपर कहीं पर सेंट्रल मैक्सिमा शिफ्ट हो जाता है, ऊपर कहीं पर सेंट्रल मैक्सिमा शिफ्ट हो जाता है। इसका मतलब क्या है, मान लो यहाँ कहीं टी पॉइंट पर अब सेंट्रल मैक्सिमा शिफ्ट हो गया, सेंट्रल मैक्सिमा शिफ्टेड। आपसे बोल दिया गया बताओ कितना शिफ्ट हुआ है, मान लो ये y है, y कितनी दूरी पर सेंट्रल मैक्सिमा शिफ्ट हुआ, ये आपको बताना है। किस तरह से करेंगे, देखो ध्यान से, क्या अब P पर बन रहा है सेंट्रल मैक्सिमा, अच्छा भाई P पर बन रहा है हमारा सेंट्रल मैक्सिमा। नाउ
सेंट्रल मैक्सिमा इज एट P। नाउ सेंट्रल मैक्सिमा इज एट P। अब P पर मिल रहा है, इसका मतलब क्या है, यहां से और यहां से जो दूरी होगी ये होगी सेम। इफेक्टिव अगर दूरी देखी जाए तो वो होगी सेम। अच्छा भाई, ठीक भाई, तो इसको कैसे लिखेंगे, S2P, यहां से यहां तक की दूरी को कैसे लिखेंगे, S2P आप प्रॉपर लिखो, ठीक है। S2P लिखा, उसमें से ये वाली T दूरी घटाई, उसमें से ये वाली T दूरी घटाई, क्योंकि यहां पर एयर में चल ही नहीं रहा ना, तो T दूरी मैंने निकाल दी, और चला कितना एक्चुअल में म्यूटी, तो उस म्यूटी को मैंने डाल दिया, वही इफेक्टिव पार्ट डिफरेंस मैंने डाल दिया। ये इज इक्वल टू S1P, इज इक्वल टू S1P, तभी तो बराबर ही हुई भाई, यहां पर दोनों बराबर है। क्या बराबर है, ये दूरी और ये दूरी, तभी तो यहां पर सेंट्रल मैक्सिमा बनेगा। ये दूरी है कितनी एक्चुअल में, S2P, ये T दूरी निकाल ली मैंने और म्यूटी मैंने इंट्रोड्यूस कर दी, बराबर S1P। बात क्लियर है? तक क्या आ गया, S2P माइनस S1P इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू टी। क्या करेक्ट है ये, कुछ गड़बड़ लिखा क्या मैंने, नहीं, इज इक्वल टू, इसको ऐसे कर लो, उल्टा कर लो, S1P माइनस S2P, तभी बराबर हो जाएगा, है ना, S1P माइनस S2P। अच्छा भाई, ठीक भाई, कोई दिक्कत नहीं भाई, ये बात अपने को समझ आ गई। हमें निकालना क्या था, हमें निकालना है कितनी ऊपर सेंट्रल मैक्सिमा शिफ्ट हुआ, तो ये दूरी हमें निकालनी है। अच्छा, तो S1P माइनस S2P, इसको किस तरह से लिखेंगे, इसको किस तरह से लिखेंगे, क्या इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं जैसे देखो, D, भाई वही तरीका जो हम लोग यहाँ से अपनाते थे, वही थीटा यहाँ से लेते हैं, ठीक है, फिर इसको निकालते हैं, तो इसको जो इफेक्टिव आता है वो आता है dy/d। याद है, इसको कैलकुलेट किया था, मैंने दो अप्रोक्सीमेशन लिए थे, तब S1P माइनस S2P कितना आ जाएगा आपका, d। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, म्यू माइनस 1 इंटू टी के बराबर। क्या बात, क्या ज्यादा टफ हो रहा है, ज्यादा टफ हो रहा है, थोड़ा अगर समझोगे तो अच्छी चीज है, वरना टफ लगेगा ये, ठीक है। तो यहाँ से y कितना आ जाएगा, y कितना आ जाएगा, म्यू माइनस 1 इंटू टी इंटू डी बाई छोटा डी। कुछ छूटा क्या, नहीं छूटा। हाँ, क्या बात समझ आई है, क्या बात समझ आई, इतने ऊपर आपका शिफ्ट हो जाएगा सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा। क्या फिनोमिना हुआ, पूरा ओवरऑल एक बार समराइज करने की कोशिश करता हूं मैं फिर से। जब मैंने इस टी थिकनेस की फिल्म को इंट्रोड्यूस किया, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो एक्चुअल में क्या हुआ कि इसने टी हटा करके वो म्यूटी इंट्रोड्यूस किया, उसने टी हटाकर म्यूटी इंट्रोड्यूस किया, जिसकी वजह से पाथ जो है वो थोड़ा सा बढ़ गया है। इसका मतलब क्या, ये पाथ को स्ट्रेच हमें करना पड़ेगा, तो इसको हमें कहां शिफ्ट करना पड़ेगा, ऊपर की तरफ, यानी जो सेंट्रल मैक्सिमा है वो शिफ्ट हो गया ऊपर की तरफ, शिफ्ट हो गया ऊपर की तरफ, तो यहाँ पर हमें सेंट्रल मैक्सिमा निकालना है, कितनी दूरी पर शिफ्ट हुआ। इसका मतलब क्या, ये सेंट्रल मैक्सिमा की कंडीशन क्या होती है, ये डिस्टेंस बराबर ये डिस्टेंस, तो हमने क्या किया, ये डिस्टेंस लिखी, ये डिस्टेंस है कितनी, S2P में से टी हमने निकाल के म्यूटी लगाया, इतना ही तो स्ट्रेच हुआ है वो, इज इक्वल टू S1P। S1P माइनस S2P कल हम लोगों ने देखा था कि क्या निकाल के क्या आता है, dy/d, और इसको हमने किसके बराबर कर दिया, म्यू माइनस 1 इंटू टी के बराबर। यहां से मैंने y को कैलकुलेट कर लिया, इजीली पता गया इतना शिफ्ट हुआ है हमारा सेंट्रल मैक्सिमा। क्या बात समझ आ गई है, कोई डाउट है, कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका डाउट क्लियर हो सके, ठीक है। चलो उतारो इसको। तो आई होप आज की सारी कन्वर्सेशन आपको समझ आ गई होगी। अब हम लोग इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं, ठीक है। अगली क्लास में आपसे आगे की बातें करेंगे, अगली क्लास में हम लोग कुछ और एक्सपेरिमेंटल बातें करने वाले हैं। कुछ मैंने आपके लिए कुछ अच्छा सा सरप्राइज प्लान किया, सरप्राइज प्लान मतलब एक्सपेरिमेंट अच्छा सा कुछ प्लान किया हुआ है, उसको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा आपको मैंने क्या किया एक्चुअल में, किस तरह से अगले जो वीडियो है उसमें थिन फिल्म इंटरफेरेंस को समझाऊंगा। एक आपने जो फिनोमिना देखा था स्टार्टिंग में, जो फ़ोन के सरफेस से किस तरह से लाइट जो वापस जा रही थी, मतलब जो हमारी आंखों में पड़ रही थी, उसमें हमें अलग अलग तरह के पैटर्न देखने को मिल रहा था, उस पैटर्न का क्या रीज़न था, उसको हम लोग अगली वीडियो में समझने वाले हैं। तो अगली वीडियो में बिल्कुल एकदम ध्यान से, और आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते यार, लाइक कर दिया करो ना, आपको क्या ही जाता है, एक बार क्लिक ही तो करना पड़ता है, उसके अलावा क्या है। उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं किया अभी तक, नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबा लेना, वरना नोटिफिकेशन नहीं आएगा, ठीक है। बाकी कमेंट वमेंट कर दो, शेयर वेयर कर दो, बाकी आप लोग खुद जब सब समझदार हो, ठीक है। चलो अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।